अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में मैं हूं ज़ोहेब हसन। आज के शो में बहुत अहम इश्यूज़ पर बात होगी। हम सबसे पहले बात करेंगे कराची के जो मामला थे उनको लेकर। वफाक और सिंध में एक रस्साकशी की सूरत हाल, एक टेंशन का माहौल था, लेकिन इत्मीनान बख्श खबर आई है कि एक कमेटी बन गई है और अब कमेटी अब किस तरीके से काम करेगी और कैसे कराची के अवाम की बेहतरी के लिए इक़दाम किए जाएंगे, इस पर बात होगी। और दूसरा जो अहम इशू है वो ये कि 2 साल मुकम्मल हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के। इन 2 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कितने वादे थे जिन पर अमल दरामद हो गया और कितने दावे थे जो कि पूरे हुए या नहीं हुए, क्या कारकर्दगी रही, मुआशी सूरत हाल कहाँ पर है, इस पर भी एनालिसिस लेंगे। लेकिन सबसे पहले कराची पर ही बात होगी और कराची से एक अच्छी खबर भी आई है, उसका पहले जिक्र करते हैं। कराची के मसाइल और इंतजामी मामलात को लेकर वफाक और सिंध के दरमियान पिछले कई रोज से सियासी बयानबाजी जारी थी। सूबे में आर्टिकल 149 नाफिज करने और वफाक की जानिब से कराची का इंतजामी कंट्रोल संभालने की कयास आराइयाँ जोरों पर थी, लेकिन कल रात कराची से मुताल्लिक एक अहम और मुस्बत खबर सामने आई है। सूबा सिंध और ख़ास तौर पर मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची के मसाइल को हल करने के लिए बिलाखिर तमाम स्टेक होल्डर्स ने एक पेज पर इकट्ठे होने का फैसला किया है। वो शहर जो मुल्क का मुआशी हब है, वो शहर जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जमा करता है, इस शहर के अनगिनत मसाइल को हल करने के लिए कल रात तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और MQM पाकिस्तान के दरमियान कई अहम सिफारिशात पर इत्तेफाक हो गया है, जिसके मुताबिक शहर के मामलात को देखने के लिए एक मुशावरती कमेटी बनाई जाएगी जिसमें तीनों जमातों के नुमाइंदे शामिल होंगे। कल शाम कराची के मसाइल से मुताल्लिक गवर्नर हाउस कराची में एक आम इजलास हुआ जिसमें गवर्नर और वज़ीर आला सिंध, वफाकी वज़ीर असद उमर और अली जैदी भी शरीक हुए। इसके साथ साथ मेयर कराची वसीम अख्तर भी मौजूद थे। जबकि अहम बात इसमें यह है कि चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल भी इस मुलाकात में शरीक थे। ज़राए का यह बताना है कि मुलाकात में कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी लाने और कराची में NDMA को मिलने वाले किरदार पर भी बात हुई। इस इजलास में सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत पर मुश्तमिल मुशावरती कमेटी तश्कील देने का फैसला किया गया था, जबकि आज ये कमेटी कायम कर दी गई है। इस कमेटी में वफाकी हुकूमत की जानिब से असद उमर, अली जैदी और अमीनुल हक, जबकि सिंध हुकूमत की तरफ से सईद गनी, नासिर हुसैन शाह शामिल होंगे और कमेटी की सरबराही वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह करेंगे। याद रहेगी ये बात कि ये वो इक़दाम हैं जिसकी तरफ वफाकी वज़ीर असद उमर ने 2 रोज़ पहले इशारा करते हुए कहा था कि आप देखेंगे कि NCOC के प्लेटफॉर्म से कराची में तब्दीलियाँ लाई जाएगी। वफाकी वज़ीर असद उमर कह रहे थे कि कुछ दिनों में कराची के अवाम को खुशखबरी मिलेगी और आज कराची की तीनों बड़ी जमातों ने कराची के मसाइल के हल के लिए सर जोड़ लिए हैं। सिंध और ख़ास तौर पर अब कराची के मसाइल किस तरह और किस तेज़ी से हल किए जा सकेंगे, वफाक और सिंध के दरमियान मजीद किन बातों पर इत्तफाक हुआ है, इन तमाम अहम मामलों पर बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा साहब, आपने वक्त दिया। सबसे पहला सवाल यही कि अब कमेटी तो बन गई है, साइन ऑफ रिलीफ फॉर कराची आइट्स ख़ास तौर पर, ये कमेटी काम कैसे करेगी, मैकेनिज़्म क्या होगा और समरात कब तक पहुँचेंगे अवाम तक इसके? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। देखें, साइन ऑफ रिलीफ कराची वालों के लिए तब होगा जब एक्चुअली जो उनके मसाइल हैं वो हल होना शुरू होंगे। और आप अब तमाम लोग जानते हैं कि कराची एक ऐसा शहर है जिसके अंदर वफाकी इदारों का भी स्टेक है, कंटोनमेंट बोर्ड्स के जरिए, KPD, पोर्ट कासिम, रेलवेज के जरिए, सिंध हुकूमत का भी स्टेक है और लोकल गवर्नमेंट KMC का भी स्टेक है। तो नेचुरली 3 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हैं और जब तक तीनों फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के अंदर बेहतरीन कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो एट टाइम्स सिंध गवर्नमेंट को प्रॉब्लम होती है। आपने हालिया बारिशों में देखा कि कहीं पर KMC का स्टेक आ रहा था, कहीं पर सिंध गवर्नमेंट थी, कहीं पर कंटोनमेंट बोर्ड, ये वफाकी इदारे थे। तो ज़रूरत इस बात की थी कि कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए और माजी में भी सिंध हुकूमत इस हवाले से वफाकी हुकूमत से रुजू करती रही है, बात करती रही है ताकि मसाइल का सस्टेनेबल हल निकाला जा सके। लेकिन जो तासुर दिया जा रहा है कि ये कोई कमेटी बना दी गई है और ये सारा काम अब कमेटी करेगी, ये मैं समझता हूँ ये तासुर गलत है। ये जो मीटिंग्स हुई थी, इंटरेक्शन हुई है, किसी सियासी जमात के दरमियान नहीं है। ये इंटरेक्शन, ये मीटिंग हुई है सिंध हुकूमत जो कि एक आइनी हुकूमत है और वफाकी हुकूमत जो कि एक आइनी हुकूमत है। तो वफाक और सूबे के दरमियान ये फैसला किया गया है कि बेहतरीन अंदाज से, कोऑर्डिनेटेड अंदाज से काम किया जाएगा। लेकिन जो आइनी पैरामीटर है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पैरामीटर है, वो वही रहेगा। जो आइनी एतबार से डिलीवरेंस का पॉइंट ऑफ व्यू है, वो तमाम चीज़ें सिंध गवर्नमेंट ही करेगी। और जहां पर बॉटलनेक्स आते हैं, एट टाइम्स हमें फेस करना पड़ता है कि जी प्रोजेक्ट अप्रूवल के लिए जब
फेडरल गवर्नमेंट के पास जाता है, जहां पे इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज होती हैं, तो वो जो बॉटलनेक्स होते हैं उसको निकालने के लिए हम वफाकी हुकूमत से रुजू कर सकेंगे। सिमिलरली अगर वफाकी हुकूमत कोई काम कराची शहर में करना चाहेगी तो वो सिंध हुकूमत से रुजू कर सकेगी। तो बुनियादी मकसद है कि एक बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के साथ वेल कोऑर्डिनेटेड अंदाज से काम कर सके, लेकिन जो आईनी दायरा कार है सिंध हुकूमत का वो उसी तरह रहेगा और तमाम इम्प्लीमेंटेशन है बिल्कुल उसी तरह रहेगा। लेकिन मुस्तफा साहब, जैसा आप जो बात कर रहे हैं उससे तासुर थोड़ा ये मिल रहा है कि ये कमेटी, क्योंकि हम ये समझ रहे थे कि कमेटी जो बनी है इसमें कुछ फैसले होंगे मुश्तरका तौर पर और फिर उन पर अमल दरामद होंगे। आप ये कह रहे हैं कि जो इख्तियार है वो सिंध हुकूमत का ही है। कमेटी फिर किस पर्पज़ के लिए बनाए? कॉन्फिडेंस में लेने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को, महज ये काम है कमेटी का? मैंने आपको बताया ना कि कोई भी हुकूमत आइन से तो इनहराफ नहीं कर सकती, तो जो आइनी तकाजे हैं, जो आइनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो तो कोई मीटिंग जो है या कोई एंगेजमेंट उसको सुपरसीड नहीं कर सकती। तो जो आइनी तकाजे हैं वो उसी तरीके से सरंजाम दिए जाएंगे। हाँ, यानी कमेटी में अगर कुछ फैसले होते हैं तो सिंध हुकूमत उनको रद्द करने का भरपूर इख्तियार रखती है और वो उस पर अमल दरामद के पाबंद नहीं है। मैं गुजारिश करूं, बहुत बार ऐसा होता है कि सिंध हुकूमत कोई प्रोजेक्ट ला रही है लेकिन उसके अंदर जो फेडरल गवर्नमेंट है उससे हमें अप्रूवल नहीं मिल रहा। एट टाइम्स फेडरल गवर्नमेंट कोई काम करना चाहती है लेकिन सिंध हुकूमत के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाती। तो बेसिकली ये आपस में अग्रीमेंट इस बात का है, अंडरस्टैंडिंग इस बात की है कि हमें एक दूसरे के साथ इंगेज करने की जरूरत है, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है जी। अच्छा, एक और चीज़, असद उमर साहब एनसीओसी की बात कर रहे हैं कि वो उस तरीके से मुतहर्रिक रहेगी और एनसीओसी कराची के मसाइल को हल करने के लिए भी किरदार अदा करेगी। तो आप क्या, क्योंकि आपका मौक़िफ़ पहले तो यही था कि एनसीओसी का किरदार महदूद है और वो पेंडेमिक को लेकर है और उसके बाद अब ये ख़त्म हो जाना चाहिए, तो क्या वाकई एनसीओसी मुतहर्रिक होगी और किरदार अदा करेगी कराची के मसाइल को लेकर? देखिए, अगेन अब एनसीओसी के दायरे कार में ये चीजें तो नहीं आती। मैं बुनियादी आपको गुजारिश ये करूं, देखिए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं कराची शहर के, वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि कराची पाकिस्तान का कमर्शियल इंडस्ट्रियल कैपिटल है। पाकिस्तान का, रियासत पाकिस्तान का 70 से 75% जो रेवेन्यू है वो कराची से कलेक्ट किया जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब रेवेन्यू की इन्वेस्टमेंट की बात होती है, जब शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने की बात होती है, तो शायद उस तरीके से पीएचडीपी के अंदर वो चीजें रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती। आप सब इस बात की गवाही देंगे कि वजीर आजम इमरान खान साहब ने आज से कोई 1.5 साल कबल ये ऐलान किया था कि मैं कराची को 162 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज दे रहा हूं और डेवलपमेंट स्कीम्स लेकर आ रहा हूं, लेकिन आपने देखा कि वो स्कीम्स नहीं आई। तो बुनियादी तौर पे तय ये किया गया है कि सिंध हुकूमत वफाक के साथ बैठेगी कि किस तरीके से उस पैसे को इन्वेस्ट किया जा सकता है, किस तरीके से उस पैसे को बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है, किस तरीके से पाकिस्तान के जो कराची शहर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करने की जरूरत है, और किस तरीके से एट टाइम जो एक होता है ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी या ब्लेम गेम की बात की जाती है, बिकॉज सिंध हुकूमत जो है वो कंटोनमेंट एरिया में काम नहीं कर सकती। कंटोनमेंट एरिया जो है वो सिंध हुकूमत केएमसी के एरिया में नहीं कर सकता, मेयर जो है वो कंटोनमेंट एरिया में नहीं जा सकता। तो बेसिकली ये जो बॉटलनेक्स आते थे इनको स्ट्रीमलाइन करने के लिए हम सब काम करेंगे। ये वजाहत भी हो जाएगी, करेंगे कि वफाकी हुकूमत के जो वादे हैं, जो वफाकी हुकूमत की कमिटमेंट है, उसको भी हम इन्फोर्स करा सकें। यानी ये वजाहत भी हो जाएगी कि इख्तियार किसका है, क्योंकि इख्तियारात का बड़ा एक इसमें कन्फ्यूजन है कि अगर बात की जाए सफाई की तो फिर एक तनाज़ा शुरू हो जाता है कि मेयर कराची कहते हैं कि, तो ये इन तमाम मामलात से और मिलकर बैठने से एटलीस्ट इख्तियारात किसके हैं, किसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ये भी बात हो जाएगी। अच्छा, एक अहम इसमें मामला ये है कराची के मसाइल के लिए ख़ास तौर पर कि बल्दियाती निज़ाम उस तरीके से मुतहर्रिक नहीं है, तो क्या इस कमेटी में इस पर भी डिस्कशन होगी कि बल्दियाती निज़ाम को मुतहर्रिक किया जाए और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हो, फंड्स भी वहां मुहैया किए जाए और फिर उन बल्दियाती नुमाइंदों की कोई अकाउंटेबिलिटी हो? क्योंकि बीइंग अ कराचीइट्स ये तो मैंने ऑब्जर्व भी किया है कि बल्दियाती निज़ाम का ये स्ट्रक्चर वो नजर नहीं आता है। तो मैं थोड़ा सा आपके सवाल से बड़े एहतराम के साथ आई विल टेक एक्सेप्शन टू इट। आप कहते हैं कि कराची शहर में या सूबा सिंध के अंदर बल्दियाती निज़ाम मुतहर्रिक नजर नहीं आता। आप जरा सवाल पूछिए पंजाब हुकूमत से, वहां बल्दियाती निज़ाम नजर आता है आपको? सर वहां भी पूछते हैं, जब पंजाब का इशू होता है तो वहां भी पूछते हैं। मेरी तरह ज़ुएब अगर प्लीज सबमिशन सुन लीजिए। देखें, पंजाब में पीटीआई गवर्नमेंट ने बल्दियाती निज़ाम को आके खत्म कर दिया। केपी के अंदर आपको बल्दियाती निज़ाम नजर नहीं आता। सिंध वो वाहिद सूबा है
जहां पर बल्दियाती निज़ाम एग्जिस्ट करता है और वो अपना जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट है, उसकी स्टैट्यूटरी लिमिट है 4 साल के टेन्योर की, वो 30 अगस्त को कंप्लीट कर रहा है। हमारे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से लाख इख्तिलाफ हो सकते हैं। कराची के अंदर केएमसी का मेयर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का है, कराची के अंदर 4 डीएमसीज हैं जो कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की हैं, लेकिन हमारे अंदर इतना सियासी बर्दाश्त था कि हम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की लोकल गवर्नमेंट को कायम रहने देते। ये चीज खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में नहीं हुई। पंजाब में चूंकि नून लीग के बल्दियाती नुमाइंदे थे, उनको हटा के घर भेज दिया गया। इस्लामाबाद शहर के अंदर वफाकी हुकूमत ने, पीटीआई गवर्नमेंट ने इस्लामाबाद के जो मेयर थे उनको घर भेज दिया था, आपको याद होगा, और अदालत को इंटरवीन करना। तो ये जो आप बार बार पॉइंट स्कोरिंग की जाती है, एक तनकीद की जाती है कि सिंध के अंदर बल्दियाती निज़ाम उतना मुतहर्रिक नहीं है, मैं इससे इख्तिलाफ करूंगा। चले भी नहीं है कर देते हैं, चले भी नहीं है कर देते हैं, सिंध में भी नहीं है, ये ठीक रहेगा कि सिंध में भी उस तरीके से मुतारिक नहीं है। अच्छा आगे बढ़ते हैं थोड़े। सॉरी सोहेब, सिंध वो वाहिद सूबा है जहां पे बल्दियाती निज़ाम एग्जिस्ट करता है। सिंध वो वाहिद सूबा है जहां पर ऑपोजिशन की सियासी जमात की गवर्नमेंट है और उस लोकल गवर्नमेंट में कराची शहर को 67 अरब रुपए सिंध हुकूमत ने दिए हैं एज एड। ये चीजों पता होनी चाहिए। जो बार बार हम पॉइंट स्कोरिंग करते हैं, मैं समझता हूं गैर मुनासिब है, और मैं इसलिए क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि जिन जिन का जो कानूनी किरदार है वो कानूनी किरदार अदा करना पड़ेगा। कुछ पीटीआई के दोस्तों ने आज भी बड़ी अनफॉर्चुनेट बयानबाजी की है इस हवाले से। जी ये मैं समझता हूं ये कहिएगा, गुरेज करना चाहिए। ये कहिएगा कि केपीके में बिलाखिर आ गई है बस सर्विस पेशावर मेट्रो। ग्रीन लाइन का क्या मसला है? क्या विफाक देगा उसके लिए फंड्स? विफाक ये मंसूबा मुकम्मल करेगा? और कभी ये जो ख्वाब है कराची के लोगों का कि ग्रीन लाइन में सफ़र करेंगे, पूरा होगा ये? ज़ुहैब, थोड़ा सा अगर आप तारीख पर नजर डालें तो ग्रीन लाइन मंसूबा 2014-15 में मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में स्टार्ट हुआ था और वफाकी हुकूमत ने इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया था। उस वक्त हमारे चीफ मिनिस्टर ने वफाकी हुकूमत को रिक्वेस्ट की थी कि मंसूबा प्रोविंशियल गवर्नमेंट के थ्रू आप एग्जीक्यूट करें ताकि आसानी से इसकी एग्जीक्यूशन हो सके। उस वक्त की गवर्नमेंट ने हमसे इत्तफाक नहीं किया। 2018 में जब खान साहब की, तो इसके फंड्स जो है वो वफाकी मुहैया करेगा, वक्त की कमी? जी, वफाकी हुकूमत, मैं वही कंप्लीट कर रहा हूँ कि सितंबर 2018 में जब वजीर आजम इमरान खान साहब कराची तशरीफ लाए तो उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीटली इंक्लूडिंग बसेस का जो जी ये वफाकी देगा। बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी के बायस मजीद इस पर डिस्कशन नहीं कर सके। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा नवाब साहब, आपने वक्त दिया। अब आने वाला वक्त बताएगा कि ये जो मीटिंग हुई है ये कितना इसके समराज जो है वो आम तक पहुँचेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आगाज़ में आपको बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उसको 2 साल मुकम्मल हो गए, उसका कुछ जायज़ा लेंगे और जो वादे किए गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, जो दावे किए गए थे, तब्दीली का नारा, एहतसाब का नारा लगाया गया था और इक़्तिदार संभालते वक्त जो चैलेंजेस दरपेश थे जिसमें सियासी तौर पर काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी थी, हलचल थी, एक सियासी टर्मोल का सामना था, फिर फ़ॉरेन पॉलिसी को लेकर बड़े मामला थे, फिर इसके साथ साथ सूबों के इंतज़ामी मामला जो थे वो भी कहीं कहीं बिगड़े हुए थे, ब्यूरोक्रेसी को लेकर, क्योंकि पहली दफ़ा इक़्तिदार में आ रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो ब्यूरोक्रेसी किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी ये भी बड़ा एक अहम मामला था जिस पर नज़र थी। इंतज़ामिया, पुलिस का कल्चर तब्दील करने की इमरान खान ने बात की बार बार, जब भी वो इक़्तिदार में आने से पहले बात करते थे। सेहत, तालीम से जुड़े मसाइल थे। तो ये जो वादे किए गए थे, ये जो दावे किए गए थे और एक ख़ास नारा जो एहतसाब का नारा था, तब्दीली का नारा था, इसका थोड़ा सा जायज़ा लेंगे, एनालिसिस करेंगे कि अब 2 साल बाद जो वोटर्स हैं तहरीक इंसाफ के, जो अवाम हैं, वो क्या समझते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन उनकी थी, क्या फुलफिल किया। क्योंकि बहुत सी जगहों पर हमने देखा कि अवाम का जब फीडबैक हमने लिया सड़कों पर जाकर तो लोगों को मायूसी भी हुई, महंगाई से जुड़े जो मामला थे उसमें काफ़ी ज़्यादा मायूसी हुई, महंगाई से परेशान अवाम दिखाई दिए और बहुत से ऐसे मामला थे जिन पर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन अभी तक 2 साल मुकम्मल होने के बाद भी कोई खातिर खा जो है वो पेशरफ नज़र नहीं आ रही है, लेकिन इंतज़ार लोग कर रहे हैं। अब क्या फीडबैक है लोगों का, क्या दावे किए गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, क्या वादे किए गए थे, पहले ज़रा उसका जायज़ा ले लेते हैं और एक बार आपको दिखाते हैं कि किस किस मौके पर क्या क्या वादा और दावा किया गया था। वो उम्मीद जो थी वो अभी तक बरकरार है या फिर लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से ये जो सारे मामलात हैं ये टैकल सही तरीके से नहीं हो पा रहे हैं। हमने आपको पहले ही बता दिया कि बहुत से ऐसे मामलात हैं जिसमें ब्यूरोक्रेसी को लेकर बड़े मामलात हैं, सेहत तालीम के मामलात हैं, पुलिस के कल्चर को लेकर बड़े मामलात हैं और फिर सियासी तौर पर जो गहमा गहमी चल रही है, जो अपोजिशन से जुड़े मामलात हैं वो भी संभाले में नहीं आ रहे हैं मुताद्दिद जगहों पर। तो अब
पहले मुआशी जो 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 मामला चल रहे हैं, जिस तरफ जा रहे हैं, या मुआशी इशूज़ हैं जिस पर तहरीक इंसाफ को बड़ी तनकीद का सामना है, महंगाई से लोग परेशान हैं। अब 2 साल पहले क्या सूरत हाल थी और 2 साल बाद क्या सूरत हाल हो गई है, इसका एक जायज़ा ज़रा आपको बताते हैं। डॉलर की सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि डॉलर से ही जुड़ी महंगाई जो है वो ट्रिकल डाउन सारा इफेक्ट पड़ता है कि जब डॉलर महंगा होता है तो फिर महंगाई ज़्यादा बढ़ जाती है। अगस्त 2018 में डॉलर 123 रुपए 6 पैसे डॉलर की वैल्यू थी, और अगस्त 2019 में यानी 1 साल बाद 159 रुपए का $1 हो गया, और अगस्त 2020 में 168 रुपए 168 रुपए का $1 हो गया। पेट्रोल की अगर बात की जाए तो अगस्त 2018 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला तो उस वक्त पेट्रोल था 95 रुपए 24 पैसे। 1 साल बाद यानी कि अगस्त 2019 में डॉलर की कीमत हुई, डॉलर बढ़ा, 117 रुपए 83 पैसे का डॉलर पेट्रोल हो गया, और अगस्त 2020 में 104 रुपए 5 पैसे का पेट्रोल हो गया, यानी कि 95 रुपए था, 95 रुपए 24 पैसे इक़्तिदार संभालते वक्त, और अब जो पेट्रोल की कीमत है वो 104 रुपए 5 पैसे है। इसी तरह चीनी की कीमत पे अगर नज़र डाली जाए तो अगस्त 2018 में 65 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही थी चीनी। 1 साल बाद यानी अगस्त 2019 में 75 रुपए फी किलो, यानी कि 10 रुपए का इजाफा हुआ 1 साल बाद, और अब अगस्त 2020 में चीनी की फ़ी किलो कीमत 95 रुपए हो गई है। तो बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ चीनी की कीमत में, 65 रुपए से 2 साल के अंदर अंदर 95 रुपए फ़ी किलो में चीनी फरोख्त हो रही है। सोने की अगर बात की जाए तो सोना अगस्त 2018 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला तो सोने की कीमत थी 60,000 रुपए फ़ी तोला। 1 साल बाद यानी कि अगस्त 2019 में सोने की कीमत थी 89,000 रुपए फी तोला, ये कीमत बढ़ी, और अगस्त 2020 में अब सोने की कीमत हो गई है 1,22,000 रुपए फी तोला। तो इसमें भी बहुत बड़ा इजाफा देखने में आया है। एक बार फिर आपको बताएं कि सोने की कीमत 60,000 रुपए फी तोला थी अगस्त 2018 में, और अब अगस्त 2020 में 1,22,000 रुपए फी तोला सोने की कीमत हो गई है। और महंगाई की अगर बात कर ली जाए, महंगाई की शरह कितने फीसद बढ़ी है, तो अगस्त 2018 में 5.84% थी महंगाई की शरह, अगस्त 2019 में ये बढ़ गई और 10.34% हो गई, तकरीबन डबल हो गई महंगाई। और अगस्त 2020 में यानी कि 2 साल बाद महंगाई थोड़ी सी पिछले साल की बनिस्बत कम हुई है, 9.3% पर महंगाई की शरह आ गई है। सरकारी कर्जे की अगर बात की जाए तो अगस्त 2018 में 25 ट्रिलियन रुपए था कर्जा, अगस्त 2019 में यह कर्जा हो गया, बढ़ गया कर्जा, 31.8 ट्रिलियन रुपए कर्जा हो गया, और मार्च 2020 में ये कर्जा हो चुका है 35.2 ट्रिलियन रुपए, यानी कर्जे भी बड़े हैं। 25 ट्रिलियन रुपए से 2 साल के अरसे में कर्जा हो गया 35.2 ट्रिलियन रुपए। करंट अकाउंट खसारे की अगर बात की जाए तो अगस्त 2018 में 20 अरब डॉलर था करंट अकाउंट खसारा, अगस्त 2019 में करंट अकाउंट खसारा कम हुआ 14 अरब डॉलर हो गया, और अगस्त 2020 में करंट अकाउंट खसारा 2.97 अरब डॉलर हो गया। तो करंट अकाउंट खसारा काफ़ी कम हुआ है। इस हेड में अगर देखा जाए तो कारकर्दगी बेहतर रही है। तिजारती खसारे की अगर बात की जाए तो अगस्त 2018 में तिजारती खसारा था 37.58 अरब डॉलर, अगस्त 2019 में यानी 1 साल बाद तिजारती खसारा हो गया 31.82 अरब डॉलर्स, और 2 साल बाद यानी कि अगस्त 2020 में तिजारती खसारा 23.18 अरब डॉलर्स हो गया। तो तिजारती खसारा भी कम हुआ है। इस हेड में भी हुकूमत की कारकर्दगी अगर देखी जाए तो बेहतर रही है। तरक्की की शरह अगर देखी जाए तो वो अगस्त 2018 में 5.4% थी, अगस्त 2019 में यानी कि 1 साल बाद 3.3%। तरक्की की शरह कम हुई 1 साल बाद, और अगस्त 2020 में ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है इसकी सूरत हाल, -3.38% पर आ गई है तरक्की की शरह। तो एक बार फिर आपको बताएं कि अगस्त 2018 में 5.4% थी तरक्की की शरह, और 2 साल बाद तरक्की की शरह -3.38% पर आ गई है। FBR टैक्स वसूली को अगर देखा जाए तो 2018 में ये 3,843.8 अरब रुपए था। 2018 में FBR टैक्स वसूली जो थी वो 3,800
28.5 अरब रुपए थी और 2020 में ये 3,989 अरब रुपए हो गई है। तो एफबीआर टैक्स वसूली जो है अगर देखा जाए 2018 की बनिस्बत तो ये भी बढ़ी है, इसमें भी बेहतरी आई है। तो मुआशी तौर पर जो सूरत हाल रही वो आपके सामने थी। कुछ हेड्स में अगर देखा जाए तो बेहतर रही सूरत हाल, लेकिन ख़ास तौर पर अगर बात की जाए तरक्की की शरह में तो काफ़ी ज़्यादा 2 साल में पाकिस्तान नीचे आया और एक्सपेक्टेशन के बरखिलाफ लोगों को ज़रा इसमें डिसअपॉइंटमेंट हुई है। हमारे साथ एनालिस्ट भी होंगे, सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार हामिद मीर साहब भी होंगे और सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार सुहेल वड़ाई साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद एनालिसिस लेंगे PTI की जो ये रही है सारी कारकर्दगी इस पर। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी की, वज़ीर आज़म इमरान खान के वादों की, दावों की, और इस पर एनालिसिस लेंगे। सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार हामिद मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है और सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार सुहेल वड़ाई साहब भी हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। हामिद मीर साहब, पहले आप ये कहिएगा कि जो वादे किए गए थे, जो दावे किए गए थे तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से वक्तन फ़वक्तन, क्या वो फुलफिल हो पाए हैं और किस हद तक हुए हैं? अगर हो गए तो आवाम की एक्सपेक्टेशन क्या है अभी तक? उम्मीद है आवाम को कि ये मसाइल से निकाल देंगे पाकिस्तान को या नहीं? देखिए, इमरान खान साहब की हुकूमत के 2 साल पूरे होने के बाद अगर हम जायज़ा लें कि जो उन्होंने अवाम से वादे किए थे वो किस हद तक पूरे किए हैं, तो सिर्फ 2 साल में ये फैसला करना या राय देना ज़रा मुश्किल है, क्योंकि हुकूमत तो उनको 5 साल के लिए मिली है। तो हमें 5 साल के बाद ही ये फैसला करना है कि उन्होंने अपने वादे पूरे किए या नहीं किए। लेकिन हम डायरेक्शन के बारे में बात कर सकते हैं कि उनकी डायरेक्शन दुरुस्त है या नहीं है। तो अगर डायरेक्शन जो है उसका हम जायज़ा लें तो जो अदाद शुमार आपने भी बताए हैं और बाकी भी जो अदाद शुमार लोगों के सामने हैं, तो पहले 2 साल में वो महंगाई पर काबू पाने में नाकाम नज़र आते हैं। महंगाई जो है उस पर काबू नहीं पाया जा सका, जो कि बड़ी आवाम के लिए तशवीशनाक बात है। दूसरी बात यह है कि जो इमरान खान साहब कहते थे कि अगर मैं हुकूमत में आ गया तो 90 दिन के अंदर मैं करप्शन ख़त्म कर दूंगा, तो करप्शन के हवाले से भी जो है वो हमें कोई इतना ज़्यादा पेशरफ नज़र नहीं आ रही। लेकिन अगर हम देखें तो इमरान खान साहब को 2018 के इलेक्शन में सादा अक्सरियत भी नहीं मिली थी, तो उनकी हुकूमत के पास सादा अक्सरियत भी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इत्तेफाकियों के साथ मिलकर एक हुकूमत बनाई। और पहले साल भी उन्होंने बड़ी मुश्किल से बजट पेश किया, लेकिन बजट उन्होंने मंजूर करवाया, और दूसरे साल भी उन्होंने बजट मंजूर करवाया। हालांकि आप जानते हैं कि बजट के दिनों में उनके बहुत से इत्तेहादी उनसे नाराज हो गए थे, बल्कि उनकी अपनी पार्टी के लोग भी जो है उन्होंने भी शिकवे शिकायतों का एक अंबार लगा दिया था। तो इसके साथ ही साथ इस साल शुरू में उन्हें कोरोना वायरस की वबा का भी सामना था। तो मैं समझता हूँ कि पिछले जो 2 साल थे इसमें बज़ाहिर तमाम जो अहम रियासती इदारे हैं वो उनके साथ थे। अपोजिशन ने भी उनके लिए कोई बड़ा चैलेंज पैदा नहीं किया, लेकिन वो जो कुछ एक जो मुआशी अदम इस्तेहकाम है वो हमें नज़र आता रहा, और बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपना बजट जो है वो मंजूर करवाया है। तो आम आदमी जो होता है उसका सबसे बड़ा मसला यही होता है कि उसको कोई रिलीफ मिला या नहीं मिला। तो आम आदमी को तो रिलीफ नहीं मिला, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके बावजूद जो एक कुछ तजिया नगार ये दावा करते थे कि जी डॉलर की कीमत 200 रुपये पे पहुंच जाएगी, वो नहीं हुआ। उन्होंने डॉलर की कीमत को काफ़ी हद तक कंट्रोल में रखा है। पहला साल जो है वो तो असद उमर साहब वज़ीर ख़जाना थे, दूसरे साल में हफीज़ शेख साहब जो हैं वो मशीर ख़जाना थे। तो ये भी एक मसला था इमरान खान साहब की जो इकनॉमिक टीम थी वो उसमें भी मसला नज़र आ रहा था। तो अब हफीज़ शेख साहब बड़े दावे कर रहे हैं कि जनाब हमने बड़े अच्छे काम कर दिए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो है वो थोड़ी मुख्तलिफ नज़र आ रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर इमरान खान साहब को अपने 5 साल मुकम्मल करने का मौका मिल गया तो हो सकता है कि वो कम से कम अपने 50% वादे जो हैं वो पूरे करने में कामयाब हो जाए। जी सुहेल साहब, आप कहिएगा, जैसे हामिद मीर साहब ने कहा कि अगर 5 साल मुकम्मल करने का वक्त मिल गया तो 50% वादे मुकम्मल हो जाएंगे, और ख़ास बात उन्होंने ये की कि सिमत का तयन देखना पड़ेगा, क्योंकि 2 साल में आप जायज़ा उस तरीके से ले नहीं सकते हैं। तो क्या सिमत का तयन आपको दुरुस्त नज़र आ रहा है? मामला सही जानिब बढ़ रहे हैं? देखें, अगर मुआशी सूरत हाल का पहले जायज़ा लें तो ऐसे लगता है कि 2 सेक्टर्स में
इमरान खान साहब जो हैं उनकी कामयाबी नजर आती है। एक तो कॉटन का सेक्टर जो है उसमें बूम है इस वक्त, और ये बहुत सालों के बाद बूम आया है। और दूसरा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे बूम आया है, जो उन्होंने इस्लाहात का ऐलान किया है और मराहत का ऐलान किया है उसकी वजह से। और आपको पता है कि हमारी इकॉनमी की जो बैकबोन है वो ये दो चीज़ें हैं, कॉटन और दूसरी हमारी जो कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री है। तो उस हवाले से तो ये पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन ये पिछले 2 महीनों से सिर्फ नज़र आया है। इससे पहले बेरोजगारी, महंगाई, मुश्किलात ये ज़्यादा थी। दूसरी तरफ इसका जो गवर्नेंस का और सियासी पहलू है वो भी काफ़ी तशवीशनाक है। पंजाब की जो कि सबसे बड़ा सूबा है, वहाँ की गवर्नेंस और वहाँ के अंदर डिसीजन मेकिंग के ऊपर बहुत सारे सवालात हैं। इसी तरह जो कैबिनेट की डिसीजन मेकिंग है उसमें भी बहुत सारे सवालात किए जाते हैं कि वहाँ प्रायोरिटीज जो हैं वो ठीक नहीं है। तरजीहात का जो तयन है, जिस तरह से एक पॉलिटिकल मैच्योर गवर्नमेंट को करना चाहिए, वो नहीं हो रहा, और उसकी वजह से जो ग्रास रूट तक उसके समरात जो हैं वो नहीं पहुँच रहे। तो ये वो सारे इश्यूज हैं। और आपको पता है कि एहतसाब पे तो वो बड़े कामयाब रहे, उन्होंने अपने हर मुखालिफ को जेल भेजा, लेकिन शायद इतने 2 साल गुजरने के बाद जो स्टीम है, जो उसकी भाप है या जो उसकी गर्मी है एहतसाब की, वो अब खत्म हो रही है। अब डिलीवरेंस की तरफ आना चाहिए, और जितनी डिलीवरी ये बेहतर करेंगे उतना लोग हुकूमत को सराहेंगे। फिलहाल डिलीवरी के बारे में सिर्फ जो 2 शोबे मैंने अर्ज किया, इसके अलावा बाकी शोबों में डिलीवरी नजर नहीं आती। कोई इस्लाहात नहीं की गई, कहा गया था तब्दीली लेके आएंगे, ना सिविल स्ट्रक्चर में, ना जुडिशियल स्ट्रक्चर के अंदर, ना लोगों के मसाइल के अंदर कोई भी अभी तक इस्लाहात नहीं लाई गई। जब तक इस्लाहात नहीं लाई जाती उस वक्त तक कोई तब्दीली के रास्ते नहीं निकलती, उसकी तरफ हम सफर नहीं कर सकते। अच्छा मीर साहब, ये कहिएगा, जैसे सुहेल साहब ने बड़ा अहम पॉइंट उठाया कि ये जो अकाउंटेबिलिटी राइट थी, अकाउंटेबिलिटी का जो नारा था, इन्होंने तो ये कहा कि 2 साल में कामयाब रहे इसमें कि अपने सारे ओपोनेंट्स को उन्होंने जो है अकाउंटेबिलिटी की तरफ और उनकी जो है ना वो सारी जांच पड़ताल। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो ये अकाउंटेबिलिटी राइट की वजह से ब्यूरोक्रेसी से जुड़े जो मामला थे और ब्यूरोक्रेसी जो काम नहीं कर रही थी और कुछ डर सा, एक खौफ सा पैदा हो गया था, उससे गवर्नेंस के मसाइल बड़े पैदा हुए। तो ऑन अदर वे राउंड ये तो बड़ा नुकसानदेह भी हुआ पीटीआई हुकूमत के लिए। देखिए, इस बारे में मेरी राय ये है कि ये जो पिछले 2 साल हैं, इन 2 साल में पाकिस्तान में जो एहतसाब का अमल है ये बहुत बदनाम हुआ है और नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की क्रेडिबिलिटी बहुत ख़राब हुई है। बज़ाहिर नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट इदारा कहता है, लेकिन अब एक आम राय ये है कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जो है वो दरअसल इमरान खान साहब की हुकूमत की बी टीम है। अब इसमें आप कहेंगे कि जी उनको, अगर वो बी टीम है तो फिर तो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब को भी बुलाया गया है। तो इस बारे में जो मेरी गुजारिश है वो ये है कि उस्मान बुज़दार साहब के साथ जो भी हुआ है और आइंदा जो होने वाला है उसमें अगर कुछ लोग ये समझते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो उस पर खुश नहीं है या इमरान खान साहब की मर्जी उसमें शामिल नहीं है, तो ये बात गलत है। जो कुछ भी हो रहा है वो इमरान खान साहब की मर्जी से हो रहा है। और जो लोग ये समझते हैं कि जी इमरान खान साहब जो है वो हर सूरत में उस्मान बुज़दार साहब को पंजाब का वज़ीर आला रखना चाहते हैं, मैं उनसे इत्तेफाक नहीं करता। आने वाले दिनों में आपको बहुत कुछ पता चलेगा। दूसरा मसला ये है कि जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है जिसको कि RSF हर साल जारी करती है, उसमें आप देखें तो पाकिस्तान जो है वो पिछले साल भी उसका जो ग्राफ है नीचे गया है और इस साल भी पाकिस्तान का ग्राफ नीचे गया है। जबकि इमरान खान साहब ने 2018 के इलेक्शन में जो मंशूर जारी किया था उसमें उन्होंने वादा किया था कि जब वो आएंगे तो पाकिस्तान में मीडिया को आज़ादी होगी। लेकिन फॉरेन पॉलिसी के मुहाज पर भी एक चीज़ बड़ी अहम है कि आप देखें कि अब तो डॉक्टर शीरी मज़ारी साहबा जो उनकी अपनी ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी कह दिया कि कश्मीर के मामले पे इमरान खान साहब ने खुद अपने तौर पे तो काफी काम करने की कोशिश की है, लेकिन दफ्तर खारजा को उन्होंने एक जो उनके क्रेडिट में जाती है, मैं समझता हूँ कि पिछले 2 साल में इमरान खान साहब पर खास तौर पे मार्च 2019 के बाद से इमरान खान साहब पर शदीद दबाव था कि वो इजराइल को तस्लीम करें। इस सिलसिले में इमरान खान साहब पर दबाव के अलावा उनको लालच भी दिया गया, लेकिन इस मामले पे वो एक सीसा पलाई हुई दीवार की तरह खड़े रहे और अभी तक वो इस मामले पर झुकने के लिए, कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है।
और मैं ये समझता हूं कि आने वाले वक्त में आपको पता चलेगा कि पिछले 2 साल में इमरान खान पर कितना दबाव डाला गया, लेकिन इमरान खान ने इजराइल के मामले पर कोई एक उसूली मौक़िफ़ जो है उस पर नहीं की, और ये उनका बहुत बड़ा क्रेडिट है। कायम रहे जी। सुहेल साहब, आप ये कहिएगा कि इन 2 साल में हुकूमती कारकर्दगी तो हम देख ही रहे हैं, ऑपोजिशन की कारकर्दगी को आप कैसे देखते हैं? क्या ऑपोजिशन ने मुश्तरका लायबल बनाने में कामयाब हुई? टफ टाइम दिया पीटीआई हुकूमत को, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो हर जगह ऑपोजिशन साथ ही रही। जो अहम मामला थे उसमें कौमी मामला थे, जाहिर है उनमें साथ होना भी था, लेकिन ऑपोजिशन की कारकर्दगी को आप ज़रा एनालाइज कीजिए, कैसी रही? मुश्किल रहा पीटीआई के लिए से डील करना? मेरा ख्याल है कि पीटीआई जो अपोजिशन है पीटीआई की, वो तो बिल्कुल हलवा साबित हुई। उन्होंने कोई उस तरह से उनके लिए कोई रास्ते में रुकावट नहीं डाली, कोई धरना दिया नहीं दिया। एक मौलाना फजलुर रहमान का एक धरना आया, वो भी आपने देखा कि जुलूस और धरना खत्म हो गया खुश उसलूबी के साथ। इसके अलावा अपोजिशन ने कोई जॉइंट स्ट्रेटजी ऐसी नहीं बनाई जिससे कि गवर्नमेंट को कोई टफ टाइम दिया जाए। सेनेट के इलेक्शन में इन्होंने नो कॉन्फिडेंस मूव लेके आए, चेयरमैन के खिलाफ, वो कामयाब नहीं हुई। फिर इसी तरह जो भी जॉइंट स्ट्रेटजी होनी थी वो नहीं हो सकी। तो मेरा ख्याल है कि अपोजिशन ने अपना जो पार्लियामान के अंदर जो किरदार था उसको भरपूर अंदाज में अदा नहीं किया। ना इसी तरह अवामी तौर पर कोरोना वायरस का बहाना भी है, लेकिन इसी तरह इन्होंने अवाम को भी मुनज़्ज़म नहीं किया हुकूमत के खिलाफ या अवाम के मुतालबात के हक में, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो अवाम के दूसरे मुतालबात हैं। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ अपोजिशन की कोई बहुत अच्छी कारकर्दगी नहीं। अलबत्ता एक जो हवाला अभी जो मोहतरमा मरियम साहबा ने जो एक दिन या चंद घंटे लगाए, उसमें ऐसे लगा कि अपोजिशन के अंदर भी कुछ चिंगारियां मौजूद हैं, लेकिन जब कभी उन्हें मौका मिलेगा तो वो आग बन सकती है, मगर ना ओवरऑल तो ये राख ही साबित हुआ जी। अच्छा हामिद मीर साहब, आप ये कहिएगा, वैसे तो शेख रशीद साहब करते हैं ये पिशिंग हुई है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि 5 साल मुकम्मल कर पाएगी पीटीआई हुकूमत? मैं समझता हूँ कि पीटीआई को अपने 5 साल मुकम्मल करने चाहिए, और 5 साल अगर मुकम्मल करेंगे तो एक अच्छी मिसाल कायम होगी। क्योंकि उससे पहले अगर आप देखें तो 2008 से 2013 के दरमियान तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 5 साल पूरे किए, लेकिन उसके प्राइम मिनिस्टर जो है वो 2 थे, एक यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और फिर उसके बाद राजा परवेज़ अशरफ जी। और इसी तरह मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने भी 5 साल पूरे किए, लेकिन उसके भी 2 वज़ीर आज़म थे, एक नवाज शरीफ साहब थे और फिर शायद फकान अब्बासी साहब थे। तो मीर साहब क्या ये ट्रेंड देख के आप कह रहे हैं कि दोनों हुकूमतों ने 2-2 प्राइम मिनिस्टर थे, तो फिर आप क्या मतलब इससे क्या मुराद ली जाए? मैं अभी देखे ना, मैं आपको ट्रेंड बता रहा हूँ कि पिछली जो दो हमारी पार्लियामेंट्स थी, तो उन दोनों पार्लियामेंटों ने अपनी मुद्दत पूरी की, और बड़ी अच्छी बात है। और हमें उम्मीद है और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि ये पार्लियामेंट भी अपनी मुद्दत पूरी करे। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करे तो साथ ही जो वजीर आजम है वो भी अपनी मुद्दत पूरी करे। तो इसका जो इन्हिसार है वो वजीर आजम के अपने हाथ में होता है। वजीर आजम जो है वो अगर गलतियां नहीं करेगा तो वो अपनी मुद्दत पूरी करेगा। सुहेल साहब, कोई क्वेश्चन और कोई रिप्लाई आपकी तरफ से, क्या आप देख रहे हैं 5 साल मुकम्मल होते? मेरी मुकम्मल ख्वाहिश है और आइडियल है कि 5 साल पूरे हों, लेकिन मुझे मुश्किल लगता है जिस तरह की गवर्नेंस और जिस तरह के हालात चल रहे हैं। सुहेल साहब ये कह रहे हैं कि जिस तरह की गवर्नेंस है, जिस तरह के हालात हैं, ज़रा उन्हें मुश्किल लगता है। बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ हैं, और सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइच साहब भी हमारे साथ हैं, और वो यही कह रहे थे कि मुआशी तौर पर हुकूमत को बड़े चैलेंजेस का सामना है और लोगों से जुड़े जो मसाइल हैं उनको हल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बस इतना ही। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ज़ुहैब हसन को दीजिए इजाज़त।